आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विद्यानाथ झा और दयाशंकर मिश्र दयालु जी हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नवभारत के इस मंच पर, जहां बात होगी आस्था से आत्मनिर्भरता तक पर, यानी कि आस्था के साथ आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो कितना पूरा हुआ है, उसमें कितना बाकी है, क्या क्या हुआ है और इस संकल्प के लिए अभी और करना क्या है और क्या कर सकते हैं। देखिए, आज हम उस शहर में बैठे हैं जो इतिहास का सबसे पुराना शहर है और साथ साथ आस्था का जल भी यहां से जाता है, आस्था की राख भी यहां पर आती है। ये काशी है। सर, पिछले 12 सालों में हमने देश को बदलते देखा है, लेकिन सबकी नजर काशी पर टिकी रही है। इसके पीछे कई रीजन हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनकर जाते हैं। दूसरी बात कि आपकी सरकार का और केंद्र की सरकार का जो संकल्प है कि हम आस्था से आत्मनिर्भर तक इस शहर को ले जाएंगे। क्या हुआ है 12 सालों? भगवान शंकर की आपने अभी कहा कि ये इतिहास से भी पुरानी नगरी है। काशी के बारे में कहते हैं कि अविचल है, अविनाशी है, त्रैलोक से न्यारी है और भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। ये भूत भावन भगवान शंकर की नगरी है और अतीत कोई नहीं जानता कि काशी कब से है। पुराणों से वर्णित है काशी। ऐसे में और ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, ज्ञान की, अध्यात्म की, वैराग्य की, संस्कृति की। जितनी बार आपने दिल्ली को पढ़ा है कि दिल्ली उजाड़ी गई हो, उतनी बार काशी के अतीत को झांकीगा तो आपको लगेगा काशी को भी बार बार लूटा गया है और नष्ट किया गया है। मंदिरों को, हमारी आस्था को। तो मंदिरों को तोड़ने का पीछे या काशी को नष्ट भ्रष्ट करने के पीछे भी यही मकसद था कि काशी की आस्था को चोट पहुंचाई जाए, जो सनातनियों की आस्था का केंद्र है इस देश में। काशी एकदम अतीत की काशी बहुत वैभवशाली है, बहुत प्राचीन काशी है, लेकिन बीच के दौर में काशी जैसे ठहरी हुई थी। 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री जी को काशी को अपनी संसदीय नगरी चुनने का उनको अवसर मिला तो आपने सुना उनको कि उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का ये जो संयोग है, ये भगवान शिव की जटाओं से उलझकर जब पृथ्वी पर माँ गंगा आई, वो शिव से मिलन उनका वहीं था। उसके बाद इस देश के 12 ज्योतिर्लिंग में माँ गंगा फिर शिव के साथ कहीं नहीं है सिवाय काशी के। तो ये भी एक अद्भुत संयोग है। जब से काशी में गंगा है तब से काशी को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, काशी की गंगा, काशी में माँ गंगा ने काशी को कभी छोड़ा नहीं। तब उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया, उनके आह्वान पे वो काशी आए हैं। उनके आने के बाद से इस रुके हुए और ठहरे हुए शहर में जिंदगी, यहाँ जीवन की बुनियादी चीजों को यह शहर तरसता था। उसका कारण है कि हम सभी यहीं की सियासत करते हैं, इसी शहर की राजनीति करते हैं। माँ जानवी के तट पर बसा शहर है और पीने के पानी की किल्लत हुआ करती थी। तो वो जो उनके आने के बाद से देखिए आज चौड़ी सड़कों का जाल है। आज हमारे सारे घाट, कभी सारे घाटों में एक रूपता नहीं थी। आप एक घाट से लेकर आखिरी घाट तक नहीं जा पाते थे, गंदगी का अंबार रहा करता था। उस पार भी गंदगी, इस पार भी गंदगी। घाटों पे लोग खुलेआम शौच किया करते थे। आज हमारे घाट स्वच्छ हैं, माँ गंगा स्वच्छ हैं। जितने भी हमारे सीवेज के नाले थे सबको टैप कर दिया गया और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ा के, चाहे भगवानपुर, गंगापुर हो, कोनिया हो, दीनापुर हो, और इन सब की क्षमता को बढ़ा के आज काशी में एक भी नाले का सीवेज नहीं गिरता। एक 80 नाला है उसको भी टैप कर दिया। उसके लिए रमना में एक 50 mld का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि काशी में भी एक बूंद भी सीवेज गंगा में नहीं गिरता। तो माँ गंगा स्वच्छ हुई हैं, अविरल हुई हैं, निर्मल हुई हैं। और हमारे सारे घाट एकदम, आप उनकी साज सज्जा देख लीजिए, सजावट देख लीजिए, घाटों का पूर्णोद्धार किया गया। नए घाट, नमो घाट जब से बना है, आप वहां का देखते होंगे कितनी भीड़ 80 पे, नमो घाट पे, दशाश्वमेध पे, राजेंद्र प्रसाद पे, इन घाटों पे जो भीड़ है वो आपको आश्चर्यचकित करती। कितने लोग आने लगे काशी में। महामना जैसा, क्योंकि आपने कहा कि इतने लोग काशी आ रहे हैं, इतने भक्त काशी आ रहे हैं,
तो क्या इतने भक्त जो काशी हर रोज आ रहे हैं लाखों की संख्या में, उनको यहाँ कोई दिक्कत ना हो रहने में, दर्शन करने में, उसके लिए देखिए, भी बाबा क्या विश्वनाथ काशी का को आप लोगों मंदिर ने तैयार कभी किया है? कभी सकरी गलियों में था जी। वहां तक पहुंचना कठिन था। यकीन करिए, कभी आप जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय पंडित महात्मा गांधी जी काशी आए थे, तो वो जब वो दर्शन करने गए बाबा का, तो उन्होंने अपने उसमें लिखा है संस्मरण में कि दुनिया के धर्म का, अध्यात्म का, ज्ञान का इतना पवित्र शहर, सनातन का, आस्था का इतना गंदा, वो गंदगी उनके मन में तब उन्होंने जो देखा था। लेकिन आज काशी की गलियां जितनी स्वच्छ हैं, शहर स्वच्छ है, और बाबा विश्वनाथ का जब से कॉरिडोर बना है, मुझको लगता है कि एक कल्पनाओं के परे दर्शन करने लोग आते हैं। लोगों को आश्चर्य है कि कैसी सकरी गलियों में बाबा का मंदिर था, एकदम कुछ एक लोग, 1000 भी नहीं, कुछ एक 100 लोग शायद मंदिर में समा पाते हो। आज लाखों लोग, जब घाट से लेकर आप कॉरिडोर के आखिरी सिरे तक जाएंगे तो मुझको लगता है कि लाखों लोग एक साथ मंदिर में खड़े हो सकते हैं। कोई दर्शन कर रहा है, कोई मंदिर की सुंदरता को निहारता है। तो कॉरिडोर बनने के बाद से तीर्थ यात्रियों की, दर्शनार्थियों की, पर्यटकों की जो संख्या काशी आ रही है, काशी हिंदुस्तान में देशी पर्यटकों के लिए तो था ही, दुनिया के दूसरे देशों के भी लोग जब हिंदुस्तान आते थे तो उनके लिए, जैसे आप कहते थे कि वो आगरा जाते हैं, जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वैसे ही एक जो गोल्डन ट्रायंगल कभी हुआ रहा काशी, तो उसमें काशी थी। काशी अवश्य आना है, इसलिए कि काशी की, मैंने कहा ना कि इतना कोई प्राचीन शहर लाइव है, तो दुनिया की प्राचीनतम जिंदा नगरी कही जाती है। तो सबके मन में, देखिए, विदेशी जो होते हैं, चाहे यूरोप का हो, चाहे एशिया के किसी अन्य हिस्से का हो, चाहे वो गल्फ कंट्री का, उनको था कोई शहर इतना पुराना हो कि कैसे आज भी, तो कहते हैं ना कि अविचल अविनाशी, इसीलिए कहते हैं जिस शहर को कभी कोई प्राकृतिक आपदा, चाहे वो भूकंप हो, चाहे भूगर्भीय परिवर्तन होते हो, कभी नष्ट नहीं कर पाए। तो दुनिया की जिज्ञासा का केंद्र काशी इसीलिए है, संसार के लोग इसीलिए काशी आते हैं। मंत्री जी, लेकिन एक आरोप आप लोगों पर यह लगता है कि काशी के विकास के लिए यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पुरानी थी, ऐतिहासिक थी, उनको मिटाना पड़ा, उनको हटाना पड़ा। कुछ एक घर मोहल्ले जो काशी के थे, कॉरिडोर में जो घर वो टूटे हैं, इसके सिवा काशी में आप देखिए कहीं कोई निर्माण, हम यहाँ की जो विरासत है उसको सहेजने का काम, प्रधानमंत्री जी का जो मूल है, सपना है, इस देश में प्रगति के पथ पर भारत को तो ले जाना है, लेकिन अपने अतीत को भी सहेजना है। वैसे काशी की भी मौलिकता से कहीं छेड़छाड़ नहीं हुई। चाहे वो आप सारनाथ चले जाइए, चाहे इन गलियों में चले जाइए, चाहे हेरिटेज इमारतों को देखिए, चाहे मंदिरों को देखिए। आज कर्मदेश्वर महादेव आप जाएंगे तो 1200 साल का पुराना मंदिर आपकी नजरों के सामने खड़ा है। तो जितना, चाहे वो काशी में हमारी पंचकोशी की परिक्रमा है, न जाने कब से है, भगवान राम ने भी काशी की पंचकोशी की परिक्रमा किया है। राम लक्ष्मण दोनों भाई काशी आए थे। यहाँ के लोगों को, काशी के बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि एक मोहल्ले का नाम है रामापुरा, उस मोहल्ले में भगवान राम रहे। लक्ष्मणपुरा एक मोहल्ला है, वहां वो रहे। उन लोगों ने काशी में आके पंचकोशी की परिक्रमा किया, जो पूजा साधना किया। तो काशी का रिश्ता और पंचकोशी के मार्ग को अगर किसने ठीक किया, आज उसकी मरम्मत करना, उसको बहुत ही विकसित करना, वो पंचकोशी का मार्ग वैसे ही है। एक सीधा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, तो काशी को क्योटो बनाने की बात हुई थी, काशी में कितना % काम हो गया है, और आप लोगों को क्या लग रहा है कि कितना % काम अभी बचा हुआ है? नहीं, देखिए, काशी के सारे पुराने मोहल्ले, जितनी गलियां थी, सबको स्मार्ट सिटी के तहत एकदम बहुत अच्छा कर दिया गया। पहले बहुत अतीत में ईंट के पत्थर हुआ कर, ईंटें बिछा रही थी, फिर बाद में उसको पटिया बिछा दिया गया। लेकिन आज एक बहुत खूबसूरत गलियां, हमारे सीवेज ठीक किया, पीने के पानी को ठीक किया। तो आज पूरा शहर, जो भीतरी महाल जिसको आप कहते हैं, उसकी गलियां, उसके बिजली के तारों को, जितने जर्जर तार शहर में जगह जगह लटकते थे, उनको अंडरग्राउंड करने का काम इस शहर में बड़ी प्राथमिकता पे चल रहा। तो काशी में जो जो चीजें, एक तो प्रधानमंत्री जी ने, कभी आपको अतीत में याद होगा कि शुरुआत में उन्होंने काशी के जाल में तारों को देखा तो वो हतप्रभ रह गए, कि जैसे लगता था कि ऊपर कोई जाल सा बिछा हुआ है। वो धीरे धीरे हटाने का काम हो रहा। तो मैंने कहा कि गलियों को, शहर को स्मार्ट सिटी के बाद से हमारी गलियों में जब आप गुजरते हैं तो काशी का जो अतीत का, जो एक तो बहुत सारे चित्रण किया गया है हमारी गलियों में भी, सड़कों पे भी, फ्लाईओवर्स के नीचे,
तो काशी को सजाने और संवारने का जितना काम हुआ, चाहे पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली के तारों का काम हो, आज काशी में इन चीजों की किसी को कोई तकलीफ नहीं है। 4 लेन कनेक्टिविटी है, 6 लेन कनेक्टिविटी, और यकीन करिए काशी एकमात्र शहर है जिसके लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था। कभी आप मोहन सराय से जब काशी में आइएगा तो 8 लेन की कनेक्टिविटी है। तो देश के किसी हिस्से में 4 लेन कनेक्टिविटी, 6 लेन, 8 लेन की कनेक्टिविटी है। और हमारे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बाद काशी के एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा। देश में पहली अंतरराज्यीय जल परिवहन की शुरुआत का भी केंद्र हल्दिया से काशी की जो अंतरदेशीय परिवहन के लिए पोत चल रहे हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर, उसका भी टर्मिनल रामनगर में बना। इस देश की पहली शहरी रोपवे, आपने देखा ना रोपवे पहाड़ों पे या किसी मंदिरों के लिए कहीं चला करती थी। इस देश में परिवहन के लिए, शहरी परिवहन के लिए इस देश का पहला रोपवे, वो भी बहुत जल्दी काशी को एक बतौर तोहफा मिलने जा रहा। प्रधानमंत्री जी की ही देन है। तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का ये जो कॉम्बिनेशन है 8 वर्षों का, इसने काशी को बहुत परिवर्तित किया। 12 साल हो गए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि और कितने साल, जो वादा था वो और कितने साल में पूरा हो जाएगा? 100% हो जाएगा? अधूरा कुछ भी नहीं है। हमारी नदियों में हमारी माँ गंगा के जो जहाज, जो स्टीमर चला करते थे, वो सब कभी अतीत के लोगों को याद है कि काले धुएं का मतलब एकदम से वो शोर भी उठता था, जनरेटर से वो चलते थे। आज सारी नावें हमारी सीएनजी से चलती हैं, सीएनजी का स्टेशन बना दिया। काशी के जितने अतीत के हमारे जो पुराने स्टेशन हुआ करते थे, कभी आप काशी में, चाहे वो बनारस जिसका नाम रख दिया उस स्टेशन को, मड़ुवाड़ी उसका नाम हुआ करता था, वाराणसी कैंट, अलईपुर वाराणसी सिटी जिसको कहते हैं, काशी स्टेशन, इन चारों स्टेशनों के कायाकल्प के बाद एक परिवर्तित स्टेशन। हिंदुस्तान की जितनी शानदार ट्रेनें हैं, नमो भारत हो, वंदे भारत हो, वो सारी ट्रेनों की कनेक्टिविटी। आज हम अतीत के बताऊं काशी को, तो जब पहली ट्रेन कभी किसी दौर में दक्षिण से काशी को जोड़ती थी, उसका नाम था गंगा कावेरी। पहली ट्रेन जो बनारस से चली, जिसने दिल्ली से बनारस को जोड़ा, उस ट्रेन का नाम था काशी विश्वनाथ। आज बनारस के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि कितनी ट्रेनें और हिंदुस्तान के किस शहर को जोड़ने वाली ट्रेनें काशी में चलती हैं, तो शायद कोई संख्या आपको न बता पाए। शानदार ट्रेनें, शानदार स्टेशन। आज हमारे आपके स्टेशन भी जो है वो एयरपोर्ट के टर्मिनल को भी मात करते हैं। इतने शानदार हमारे जो बनारस स्टेशन को आप देखिएगा तो आप चमत्कृत हो जाएगा। तो ये परिवर्तन है, काशी हर क्षण बदल रही। जब भी आते हैं, अभी सबसे रिसेंट आपको बताऊं, अभी 25 हजार करोड़ रुपए के 2 कॉरिडोर काशी को मिले हैं। अतीत में मैंने कहा कि महामना जैसा 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, महामना और भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का लहरतारा, वो काशी के लिए, कैंसर के रोगियों के लिए बहुत बड़ा, पूरे पूर्वांचल के लिए। अभी जो कॉरिडोर मिला है, उस कॉरिडोर को वरुणा कॉरिडोर और गंगा कॉरिडोर का नाम दिया। 46 किलोमीटर से ज्यादा का ये दोनों कॉरिडोर काशी में बनेगा। एक हरहुआ से उठेगा, जो एयरपोर्ट की सड़क से जोड़ते हुए वो आएगा नमो घाट तक। फिर नमो घाट से एक कॉरिडोर जो गंगा कॉरिडोर के नाम से शुरू होना है, वो जा रहा है भगवान शंकर के मंदिर के सामने। एक पैरेलल पुल दे रहे हैं, वॉकिंग पुल है, उस पे गाड़ियां नहीं चलेंगी। इस पार रेत पे एक बड़ा सा पार्किंग बनाया जा रहा कि बनारस में बाहर से, चाहे वो मोहन सराय जो विश्व सुंदरी पुल है, एक बाईपास है जो मोहन सराय से रामनगर से बिहार को जोड़ता है, उससे जोड़ते हुए शुरू कर रहे हैं गंगा कॉरिडोर को, और उसको लाके नमो घाट से जोड़ेंगे। नमो घाट के बाद फिर वो सीधे जा रहा है जो रिंग रोड है मुगल सराय के पास, तो उसको जोड़ेंगे। तो मतलब पूरी रिंग रोड की कनेक्टिविटी, बनारस के दोनों बाईपास की कनेक्टिविटी, सबको जोड़ते हुए और अलग अलग कनेक्टिंग सड़कों के द्वारा बनारस शहर जुड़ा। तो फिर इस शहर में आने वाले कल की काशी में जितने लोग आए, आज 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोग आते हैं, और विशेष आयोजनों में तो मुझको लगता है ये संख्या 2-2.5 लाख हो जाती है एक दिन में। तो उन सबको देखते हुए भविष्य की काशी को तैयार करने के लिए ये दोनों कॉरिडोर 25,000 करोड़ रुपया, अब तक करीब 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं काशी में बन रही हैं, बन चुकी हैं। ये 25,000 करोड़ रुपया आप उसमें और जोड़ सकते हैं। तो मैंने कहा काशी के लोग जो ख्वाब भी देखते होंगे, तो अगली विजिट में मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री जी उन सबके मन की बात जो जानते हैं, तो काशी के लोगों को वो चीजें फिर उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्रिकेट का
जी। क्रिकेट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिगरा स्टेडियम, आपने कभी पुराने सिगरा स्टेडियम, संपूर्णानंद खेल स्टेडियम उसको कहते थे, अगर आपने उसको देखा होगा, वर्तमान का एक बहुत ही एडवांस, जिसमें तमाम अंतर जो इंडोर गेम होते हैं, जो आउटडोर गेम है, सबके लिए बड़ा शानदार स्टेडियम। बनारस के जितने पार्क थे उन सबको अंडरग्राउंड पार्किंग बनाते हुए ऊपर खूबसूरत पार्क कर दिया। मतलब मैंने कहा ना कि हम लोग बोलते बोलते थक जाते हैं, बताते बताते थक जाते हैं कि काशी को कितना मिला है। और मिलना तो काशी के लोग जो सोच पाते, एक आपको यकीन करिए कि एक कभी पुराने दौर में हमारे यहाँ एक सड़क कैंटोनमेंट से होके गुजरती थी, जो बीएचओ के लोग थे वो कभी कैंटोनमेंट होके कचहरी आ जाते थे, बाद में रक्षा मंत्रालय ने उसको बंद कर दिया था, बरसों बंद रहा। प्रधानमंत्री जी ने उसमें 2 फ्लाईओवर्स के साथ उसको जोड़ा है, जो सेंट्रल जेल से लेके अब वो लहरतारा से जुड़ गया। उसके बाद से शहर का सारा बर्डन ट्रैफिक का डाइवर्ट हो चुका है। अब शहर के लोगों को कभी किसी को कोई कह दे कामाख्या जाम लगता हो, कोई कह दे रथ यात्रा जाम लगता हो, कोई कह दे सिगरा, अब कभी विशेष ऑकेजन को छोड़ दिया जाए, मौकों को छोड़ दिया जाए, तो काशी के शहरों पे बहुत बड़ा बर्डन जो था भीड़ का, यातायात का, वो डाइवर्ट हुआ है। जी, 12 साल में आपने इतने सारे काम बनाए, सांस रोक के मुझे लग रहा है हॉल में बैठे हुए तमाम लोग सुन रहे थे। और मैंने भी बीच में नहीं टोका कि पहले पूरा सुन लेता हूं सवाल, उसके बाद ही आना चाहिए। एक सवाल यह है मंत्री जी कि 12 साल में, या कहें कि 2014 के बाद एक तरीके से लोगों ने देखा और माना भी कि सनातन संस्कृति धर्म को लेकर पुनरुत्थान हुआ, लोगों में जनजागृति हुई, लोग अलग तरीके से एक बार फिर से संस्कृति को, सनातन को, धर्म को समझने लगे, देखने लगे। क्या आपको लग रहा है कि देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, या आपके विपक्ष में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनको ये सब बात हजम नहीं हो रही और वो कुछ ना कुछ आघात कर रहे हैं अलग अलग तरीके से? विपक्ष के लोग इस शहर में भी रहते हैं। जो लोग अपने घरों में रहते थे उन्होंने अपने घर को होटल बना दिया, गेस्ट हाउस बना दिया। आज काशी में लाखों लोगों को रहने का एकोमोडेशन चाहिए। शाम को देखिए, एक छोटी सी नदी के किनारे जब कोई व्यक्ति वोटिंग करता है, पर्यटक या तीर्थयात्री, तो उसको जब वो छोटी सी बच्ची उसको दिए में वो दीप जला के वो गंगा में प्रवाहित करते हैं, उसको बेचने से लेके, माला बेचने से लेके, प्रसाद बेचने से लेके, पूजन की सामग्री बेचने से लेके, माला फूल बेचने से लेके, फिर आता है वो, उनको गाड़ियां चाहिए, टूरिस्ट की गाड़ियां चाहिए, उनको ट्रेवल्स की गाड़ियां चाहिए शहर में, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे वो कार वाला हो, चाहे वो टूरिस्ट की बड़ी बड़ी एयर कंडीशन बसों वाला हो, चाहे वो 1-2 कमरे 4 कमरे से लॉज शुरू करने वाला हो, चाहे गेस्ट हाउस। मुझको लगता है कि हर कुछ दिन के इंटरवल पे 200, 400 लोगों के गेस्ट हाउस पास हो रहे हैं। शहर का हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने घर को, लोगों ने किराए पे रहना पसंद कर दिया और अपने घर को गेस्ट हाउस में परिवर्तित कर दिया। तो विपक्ष के लोग आलोचना इसलिए करते हैं कि वो विपक्ष की राजनीति करते हैं, लेकिन सच्चे मन से उनसे पूछेगा तो उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आया। हमारा जो मल्लाह भाई है, जो नावें चलाता है, हमारा जो ब्राह्मण साथी है, जो घाटों पे कर्मकांड करता है, उनकी आत्मा से पूछे कि उनके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं। एक साथ 40-40, 50-50 बसों के लोग जब हमारे देशी, चाहे वो बंगाल से आए, चाहे वो साउथ के आए, उनको ठिकाने के लिए, उनको रखने के लिए लोगों के माथे पर सिकन आ जाती है कि कहां इनको रह पाओ। तो काशी के हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ी है, जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ खाएगा। आपको पता है कि काशी में खान पान, काशी का ट्रेडिशनल जो परंपरागत है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं। काशी में व्यक्ति दर्शन भी करता है तो सवेरे सवेरे पहला काम वो सवेरे जलेबी कचौड़ी खाना चाहता है, गुल की कचौड़ी खाता, छोटी कचौड़ी खाना चाहता है, चने के साथ तो बड़ी कचौड़ी खाना चाहता है, फिर वो मलइयो खाना चाहता है। मलइयो पता है किसका खाएगा, वो किसकी, वो कुल्फी खाएगा, कहाँ की वो ठंडाई पिएगा, सब कुछ काशी में डिस्प्ले है। फिर वो हर इंसान के, जिन दुकानों पर हम लोग कभी गुजरते थे, यहाँ बैठा सभागार का हर व्यक्ति जानता है कि गुजरने पे वो दुकानदार उनको प्रणाम करता था, उनकी नजरें मिलती थी पान के दुकानदार से लेके चाय के दुकानदार तक। अब एक चाय वाले के यहाँ जो मेला लगा हुआ है, चाट वालों के यहाँ जिसे आप भीड़ देखते सोचते हैं कि क्या यहाँ पैसा नहीं लगता क्या, 3-3, 400 लोग हमारे चाट वालों के यहाँ वेटिंग है। गलत कह रहा हूं मेरे भाई? मेरी बात का समर्थन तो करिए आप लोग।
वो भीड़ देख के लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या कोई चाट खाने के लिए इतना लंबी इंतजार, लेकिन उसको पता है कि काशी की चाट बहुत मशहूर। काशी का मतलब वो काशी चाट वाला अलग है, दीना चाट वाला अलग है, विश्वनाथ चाट वाला अलग है, लेकिन मैंने कहा कि काशी की चाट, वो बनारस की चाट, बनारस की मलइयो, बनारस की कुल्फी, बनारस की कचौड़ी जलेबी, कोई होटल में रह के कल्पना करिए, यकीन करिए कि वो शायद होटल के खाने को वो प्रेफरेंस न देता हो। वो निकल के इन गलियों में घूमता है, चाहे वो बनारसी साड़ी खरीदे, चाहे वो लकड़ी का खिलौना खरीदे, चाहे वो जरदोजी का काम की हुई साड़ियां खरीदे, चाहे वो मीनाकारी का सामान खरीदे, कुछ क्या नहीं है। वो लंगड़ा आम खरीदे, बनारसी पान खाए, चाहे वो लाल पेड़ा खाए। 18 बैठे मेरे जीआई टैगिंग के महारथी रजनीकांत द्विवेदी जी, मेरे बीएचयू बॉटनी के सीनियर हुआ करते थे। इन्होंने सिर्फ काशी की नहीं, इस देश में उत्तर प्रदेश में मुझको लगता है कि 90 से ज्यादा जीआई टैगिंग जिलेवार करा दिया। काशी में 2 दर्जन के करीब ऐसे वस्तुएं बनती हैं जिनका जीआई टैगिंग हो गया, इंटरनेशनल बाजार मिल रहा है उनको। इन्होंने अभी अरुणाचल, हिमाचल से कोई कोना देश का, पूर्वोत्तर राज्यों का नहीं छोड़ा। आज बनारस में वो लकड़ी का खिलौना कभी कहते थे लुप्त हो रहा है, आज बनारस की लकड़ी के खिलौने को मोदी जी ने, जैसे वो ऐसे पारस पत्थर है, जिस चीज को छू दिया वो सोना हो जाता है। आज वो विदेश, कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिले, चाहे वो इटली, चाहे वो किसी देश में, जब वो जाते हैं तो काशी की मीनाकारी का सामान आपको दिखता है कि नहीं? वो मोर, बोलिए भाई, तो किसको नई जिंदगी दिया उन्होंने? उन्होंने मीनाकारी के कारीगरों को जिंदगी दिया। पीतल के बर्तन का बनारस में कारोबार है। तो काशी, तो मैंने कहा ना कि लोगों के, आपने यहां लिखा आस्था से आत्मनिर्भरता। आज काशी इतना छोटा शहर, ये दुनिया के डेंस पॉपुलेटेड, बड़े गर्व से कह सकते हैं आप कि दुनिया की सबसे सकरी गलियों का शहर, दुनिया के सबसे कम क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी काशी में रहती है, फिर भी काशी के लोग मस्त हैं। वो बनारसी पन भी जिंदा है, आमदनी बढ़ी है, कमाई बढ़ी है। और काशी में कुछ भी, किसी को तकलीफ, थोड़ी सी तकलीफ अगर है तो इन बातों को लेकर वो हतप्रभ है कि इतने लोग कहां से आ रहे हैं, लेकिन वो मन ही मन खुश है। आत्मनिर्भरता तक के सफर के लिए आप लोग जितना बड़ा बड़ा बजट लगा रहे हैं, आपके विरोधी, आपके विपक्षी कहते हैं भाई इतना पैसा आप सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए, हिंदुओं का वोट चाहिए, इसलिए आप आस्था पर, आस्था के तमाम जितने केंद्र हैं वहां पर धन एकदम झोंक देते हैं। देखिए, भगवान राम का मंदिर बना, 500 सालों के संघर्ष के बाद, लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद जब वो मंदिर बना है, सारा संसार उमड़ पड़ा है उन देखने के लिए। ये मंदिर, इनको कभी किसी ने इनकी सुधि नहीं लिया। आजादी के बाद सोमनाथ का मंदिर पहली बार बना तो आपको यकीन करिए कि देश के गृह मंत्री, जब वहां के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को इनवाइट किया गया तो लोगों ने उनको वहां जाने से रोका। लेकिन आज हमारा प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो बद्रीनाथ जाए, चाहे वो केदारनाथ जाए, चाहे मंदिरों में दर्शन करें, कोई सनातनी, कोई हिंदू अगर मंदिर में दर्शन करने से संकोच करता हो, भले वो राजनेता हो, लेकिन राजनेता वो बाद में है, पहले वो सनातनी है, पहले वो हिंदू है और इस देश का रहने वाला है। कौन यहां बैठा इस सभागार में जिसको भगवान राम का मंदिर बनने के बाद से खुशी न मिली हो? आज अयोध्या के लोग खुश हैं ही नहीं, पूरे देश के लोग खुश हैं। और देश ही की नहीं, मैं कहता हूं, बड़े दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान के बाहर कोई भी हिंदू, कोई भी हिंदुस्तानी दुनिया के देशों में रहता है, वो भारत आना चाहता है। वो सिर्फ राम मंदिर नहीं, महाकाल, उज्जैन और भगवान पुरी के वहां भी कॉरिडोर बन रहा, नैमिषारण्य बन रहा, चित्रकूट बन रहा, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा। ये मंदिर, ये हमारी आस्था का केंद्र है। आपने लिखा कि आस्था से आत्मनिर्भरता, वो दिख रही है लोगों के जीवन में। जो परिवर्तन हुआ है, इस आप पिछले लगातार वर्षों का आंकड़ा देख लीजिए। जनवरी नहीं, लेकिन सर इस देश में जनवरी, जो आपके जो दिसंबर खत्म होता था, जो पार्टियां, मेरी एक बात सुन लीजिए, 31 दिसंबर पूरा देश उसको, जब नए वर्ष का इंतजार करता था तो लोग इस देश की नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में जाना पसंद करते थे। इसी देश के कुछ हमारे दूसरे शहर थे जहां पर्यटकों की संख्या बहुत हुआ करती थी। लेकिन आज पहली, दूसरी, तीसरी जनवरी से लेकर एक पहले सप्ताह आप देख लीजिए कितने लोगों ने भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया, कितने लोगों ने, लोग वही हैं, लोगों के जीवन में सोच बदली है।
आस्था आज बड़ी है, आज लोगों के भरोसा बढ़ा। आज हमारा नौजवान चाहे वो गंगोत्री की यात्रा करे, यमुनोत्री की यात्रा करे, चाहे वो बद्रीनाथ धाम जाए, चाहे वो केदारनाथ धाम जाए, मानसरोवर की यात्रा में जाने वाले लोगों की कितनी वेटिंग है, जाके देख लीजिए। कितने लोग हैं वो, कौन युवा पीढ़ी, कभी कहते थे ना बद्रीनाथ केदारनाथ चारों धाम की यात्रा करना जीवन की आखिरी, जब लोग जाने को सोचते थे तो घर के लोग उनको विदाई देते थे, जानते थे कि पता नहीं ये लौट के आएंगे कि नहीं। 1 महीना 1.5 महीना बीत जाता था, लोग तेरे ही कर देते थे उनकी। आज हमारा नौजवान जा रहा है बद्रीनाथ केदारनाथ, देखना चाहता है वो वहां की खूबसूरती, वहां का वो दर्शन पूजन अब हमारी युवा पीढ़ी कर रही, और उससे उसको ताकत मिल रही, उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जी सर, आपके पास आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है, तो मैं उस मंत्रालय में क्या काम हो रहा है और बनारस में उसको लेकर क्या काम हो रहा है उस पर आऊं। लेकिन आखिरी सवाल उससे पहले इसी से जुड़ा हुआ जिस पर हम बात कर रहे थे कि आप कहते हैं कि हम धार्मिक केंद्रों या आस्था के तमाम जितने केंद्र हैं उनका विकास कर रहे हैं। काशी को क्योटो बना रहे हैं, अयोध्या को आपने विकसित कर दिया है, अयोध्या में इतना सारा काम हो गया है कि वहां पर रोजगार मिल रहा है, लोग पहुंच भी रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर दर्शन करने के लिए, लाखों करोड़ों की संख्या में साल में। क्योटो से काशी की तुलना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है। क्योटो की उम्र 500 साल है, काशी 5000 साल से पुरानी शहर है। लेकिन जापान का वो शहर, जापान ने अपने उस शहर को बड़े खूबसूरती से सजा के रखा है। मतलब जापान जाने वाला पर्यटक क्योटो जरूर जाता है, इसलिए जाता है कि उन्होंने अपने, वहां भी गलियों का शहर है। तुलनात्मक रूप से काशी और क्योटो की तुलना इसलिए की जाती है कि दुनिया के शहर चौड़ी सड़कों के लिए जाने जाते हैं। दुनिया की जो सबसे खूबसूरत सड़क है सांजेलीजे, पेरिस की सड़क है वो, तो उसकी खूबसूरती देखने लोग जाते हैं। लेकिन कोई गली देखने इसलिए जाता है कि इन गलियों के अतीत को कैसे सहेज के रखा है जापान ने। आप ये कह रहे हैं कि हमने भी अपनी गलियों वाली और परंपरा, संस्कृति, इतिहास बनारस का, इसका संगम आप कह रहे हैं। उन गलियों में, काशी की गलियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की। गलियां काशी सब लोग देखने आते कि इन गलियों में भी जीवन है, कैसे लोग जीते हैं इस गलियों में। ये बंगाल के लोग कैसे रहते, ये गुजरात के लोग कैसे रहते, मोहल्ले, ये अवधगर्वी है, ये सोनारपुरा का क्षेत्र है, तो यहाँ दक्षिण भारत रहता हनुमान घाट पे। जब आप भीतरी महल के अलग अलग सोनारपुरा से लेके मदनपुरा, देवनाथपुरा से गुजरते, तब आपको लगता है कि ये बंगाली समाज के लोग रहते। काशी की इन गलियों में संपूर्ण भारत समाहित है। काशी अपने आप में एक शहर नहीं है, संपूर्ण सनातन को समेटे हुए वो शहर, जिस शहर में 33 कोटि 33 प्रकार, हमारे देवताओं के 33 प्रकार हैं। विपक्ष या दुनिया के लोग मजाक उड़ाते हैं कि भारत में 33 कोटि अर्थात करोड़, कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। हमारे 33 प्रकार के देवी देवता हैं। ठीक, मैं इन लोगों से भी कह रहा हूं कि लोग भी जाने के लोग, विपक्ष दो लोग मजाक उड़ाते हैं कि जिस देश की आबादी कुछ करोड़ है वहां 33 करोड़ देवी देवता, ये हमारी आस्था का मजाक है। 33 करोड़ में देवताओं के प्रकार हैं। 8 वसु हैं, 11 हमारे आदित्य है, सूर्य, 12 सूर्य है और 8 हमारे वसु हैं, 11 रुद्र है। रुद्र का अवतार, चूंकि नाम बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। 2 हमारे, आपने आयुर्वेद आयुष की चर्चा किया, तो हमारे 2 अश्वनी कुमार हैं जो ईश्वरी माने जाते हैं। कुल मिला के मेरी संख्या जितना बताया 12, 11 और 8 जोड़ लीजिए प्लस 2, कुल मिला के 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास काशी में है। ये भगवान शिव की नगरी है। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग है कि नहीं है? 12 ज्योतिर्लिंग है, अष्ट भैरव है, 56 विनायक है, 9 दुर्गा है, 9 गौरी है, 12 आदित्य है कि नहीं है? काशी में आदि केशव है, बिंदु माधव है। तो ये भगवान विष्णु के सारे नाम मैं आपसे गिना रहा हूं। तो काशी अपने आप में संपूर्ण सनातन को सहेज के रखने वाली काशी है। और ये मोक्ष की नगरी है। शहर जिंदगी के लिए होते हैं, खुशियों के लिए होते हैं, लेकिन ये शहर मोक्ष का है। काशी दुनिया का इकलौता शहर है जहां मुमुक्षु भवन बने हैं। आके लोग अपनी मौत का इंतजार करते हैं। 2 महाश्मशान है, हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका। मणिकर्णिका तीर्थ भी है और महाश्मशान भी है। यहां मरना, मोक्ष जाना। तो काशी में लोग आते हैं, अपने परिजनों को रख के यहां मौत का इंतजार करते हैं। और काशी जो आया, अगर वो कहीं किसी हिंदू देवी देवता के दर्शन न कर गया हो, यहाँ एक मोहल्ले का नाम है कामाख्या,
कामाख्या अपभ्रंश है वो मां कामाख्या का मंदिर है ना। कामाख्या नहीं है, वो कामाख्या है, मां का मंदिर है। तो सारे देवी देवता, तंत्र की देवी मां तारा भी यहां है, मां पीतांबरा भी यहां है, मां संकटा भी यहां है कि नहीं है, मां दुर्गा भी यहां है, तो सब कुछ है। तो काशी में आके काशी में रहना, इसीलिए ये मठों का शहर है, मंदिरों का शहर है, राण साड़ सीढ़ी सन्यासी और इनसे बचे तो सेवे काशी। मूल तो यही है ना काशी का। हम आप तो कह सकते हो कि जबरन घुस आए हैं इसमें। ये सन्यासियों का शहर है, मंदिरों का शहर है, और प्रधानमंत्री जी ने उसी को सहेजा है। जी, तो मुझे लगता है काशी के बारे में जितना आपने बताया और जितना रह गया उस पर पूरा दिन भी निकल सकता है बताने के लिए, लेकिन सवाल रह गया पीछे। विपक्षी विरोधी बहुत सारे बड़े बड़े नेता देश के कहते हैं कि आप ये इस जो आस्था के केंद्र हैं वहां पर इतना सारा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। वो राम का नाम लेने में डरते थे। इसी देश के किसी चौराहे पर, आपको ये जान के, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभागार भी जानता है, इसी देश में कुछ ऐसे चौराहे, ऐसे चौक हुआ करते थे जहां इस देश का तिरंगा हम नहीं फहरा पाते थे। सहमत हैं आप लोग? कश्मीर की लाल चौक हो, चाहे वो केरल के कुछ चौराहे हो, इस देश में इधर मुझे लग रहा है सहमति थोड़ी कम है, इधर से आवाज नहीं। अरे बोलिए भाई, आप गैर थोड़े हैं, आप अलग थोड़े हैं मुझसे। आप कह के तो देखिए। आज लोग गर्व से कहते हैं, देखिए गर्व इस बात का है कि हम 140 करोड़ लोगों की आबादी को, जो यही देश की राजनीति कभी बोझ मानती थी, आज इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उस 40 करोड़ को, आबादी को अपनी ताकत बना लिया। अपने भाई बहनों के रूप में उनका संबोधन करते हैं। कभी किसी संबोधन में ऐसा सुना क्या कि कुछ और भी कहा हो? तो देश के प्रधानमंत्री ने अपने 140 करोड़ लोगों को गले लगा लिया और कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके भरोसे की सरकार इस देश में चल रही। दूसरी बात कि लोगों ने बांट के रखा था। वो कभी गर्व से नहीं कह सकते थे कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। आज हर हिंदू अपने को बड़े गर्व से किसी चौराहे पे खड़ा होकर कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहता है कि नहीं कहता? इस देश के सबको अपने पे गर्व करने का अधिकार है। जब इस देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व होता है, और वो गर्व आपको दिखता कहां है? इस सभागार में दिखे न दिखे, हिंदुस्तान के शहरों में दिखे न दिखे, वो न्यूजीलैंड के किसी ऑडिटोरियम में जरूर दिखता है, वो लंदन की बिग बेन घड़ी के नीचे जरूर दिखता है, वो अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर के नीचे जरूर दिखता है, वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ, जब उस भारत के प्रधानमंत्री जब वहां किसी बड़े के सभागार में 50-50 हजार लोगों के साथ खड़े होते हैं, तब जो भारत दिखता है, वो भारत अपने को भारतवंशी होने पे गौरव करता है। जब इस दुनिया के किसी देश का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को कहता कि मोदी जी यू आर ग्रेट, मोदी जी यू आर डॉन, कहते कि नहीं कहते? कभी ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है, कभी न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कहता है, कभी जो बाइडेन जैसा आलोचक मोदी जी का, वो कहता है कि मोदी जी आप डॉन हो। क्यों कहता है? जिस देश के प्रधानमंत्री के पीछे 140 करोड़ लोग और 280 करोड़ हाथ हो, वो देश कमजोर है क्या? गर्व इस बात का है। सनातनियों के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी तो हैं इस देश में। सबको गर्व करने का अधिकार है। मैंने कहा ना, कोई विपक्ष का और इस देश का कोई भी किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला कोई व्यक्ति कह दे कि इस देश की किसी योजना का वो लाभ नहीं लेता। इस देश में, काशी में, देखिए मैं काशी के एक शायर की एक शायरी आपको सुनाता हूं। नजीर बनारसी, यहां बैठे हमारे कुछ मुस्लिम भाई दिख रहे हैं मुझको। सोएंगे तेरी गोद में एक दिन मर के, हम दम भी जो तोड़ेंगे तेरा दम भर के, हमने तो नमाजें भी पढ़ी है अक्सर, ए गंगा तेरे पानी से वजू करके। बोलिए भाई, सुना किसी ने इस शेर को? तो काशी में नजीर भी पैदा होते हैं, काशी में कबीर भी पैदा होते हैं, तुलसी भी पैदा होते हैं, रैदास भी पैदा होते हैं, तो नजीर भी पैदा होते हैं। उनको भी काशीवासी होने का दम्भ होता है। चलिए, तो जी भाई जी वो इतना सब कुछ है काशी में कि मंत्री जी अगर गिनवाएंगे तो मैंने कहा कि पूरा दिन मैं इधर बैठा रहूंगा, हिंदुस्तान के किसी शहर में इतने भारत रत्न नहीं रहते। लाल बहादुर शास्त्री आपके इस देश के पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति,
एस राधाकृष्णन, बिस्मिल्लाह खां, पंडित मदन मोहन मालवीय, भगवान दास, पहला नाम इस देश का पहला भारत रत्न मिला तो उसमें दो लोगों को संयुक्त रूप से मिला। उसमें पहला नाम एक काशीवासी का था जिनका नाम है भगवान दास। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि भारत रत्न, पद्म विभूषण इस देश में संगीत के दो बड़े सितारे काशी में है, पंडित रविशंकर सितार वादक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, गोदई महाराज, किशन महाराज, गिरजा देवी और बिज्जू महाराज, क्या क्या नाम लूं। हम लोग की तो जुबान, आपके सामने जुबान कहीं कहीं लड़खड़ा जाती है कि संगीतकार का नाम लूं, कि साहित्यकार का नाम लूं। दयाशंकर जी लड़खड़ाने बिल्कुल नहीं देंगे। जिस मजबूती के साथ लोगों को जो महसूस हो रहा है कि काम हो रहा है, इसी मजबूती के साथ काम होते रहना चाहिए। लेकिन अब आपके विभाग पर, आपके मंत्रालय पर, जिस मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार आपके पास है, उस पर आते हैं। आयुष रिसर्च को लेकर बहुत ज्यादा ना गंभीरता दिखाई देती थी, ना कोई कुछ ऐसा काम दिखाई देता था। क्या आप लोगों ने कोई प्लान बनाए हैं और काशी बनारस से क्या जोड़कर भी कुछ योजनाएं हैं? ये नगरी ही आदि योगी भगवान शंकर की है। भगवान शंकर को आदि योगी कहते हैं। दुनिया में जो योग आया है वो भगवान के माध्यम से आया है। काशी का दूसरा रिश्ता योग से जान लीजिए, आयुष से। इस देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। इस देश में आयुष की जितनी विधाएं हैं वो सब बिखरी पड़ी थी। इस देश के पर्वतीय अंचलों में प्रचलित थी एक विधा जिसका नाम था सोआरिकपा। इस देश के दक्षिण भारत के हिस्से में, तमिलनाडु में और राज्यों में प्रचलित है एक विधा का नाम है सिद्ध, जिसके जनक भगवान महर्षि अगस्त्य काशी के लोग हैं। आप लोग जान लीजिए कि अगस्त कुंडा एक मोहल्ले का नाम है जहां भगवान न कहिए, उनको महर्षि कहिए। महर्षि अगस्त की जन्मस्थली काशी है। सिद्ध विधा के जन्मदाता, विद्युत के आविष्कारक और समुद्र को पीने वाले ये महर्षि अगस्त की जन्मस्थली काशी है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे एक बात कहूं, बुरा न मानिएगा। काशी में जन्मना और काशी में रहना, लेकिन काशी को जानना। आपने कहा ना कि अगर सुबह से शाम तक वर्णन करूं काशी का तो खत्म ना हो। तो सिद्ध की एक विधा के जनक की जन्मस्थली भी काशी है, वो है महर्षि अगस्त। दूसरी, काशी आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, सुवारिकपा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, ये हमारी 7 विधाएं हैं। ये सूरज की किरणों के 7 रश्मिरथी जो घोड़े मानते हैं, उसको मिला के देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय बना। ये भी पहली बार बना। अलग अलग मंत्रालय हुआ करते थे, मतलब मंत्रालय किसी के मातहत हुआ करते थे। तो आयुष का मंत्रालय 9 नवंबर 2014 को इस देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने पहला मंत्रालय जो बनाया, उस मंत्रालय का नाम है आयुष का मंत्रालय। और आयुष का मंत्रालय बनाने का मतलब इस देश की सनातन को, इस देश के अतीत की एक विधा को सहेजना और संवारना है। दूसरी चीज, ये दिवोदास की नगरी है। दिवोदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार मानते हैं। काशी उनकी नगरी है। काशी नरेश, काशी को जैसे हम भगवान शिव की नगरी कहते हैं, लेकिन राजवंशी परंपरा में काशी नरेश दिवोदास को भगवान धन्वंतरी का मानवीय अवतार मानते हैं। उनके यशस्वी शिष्य हुआ करते थे महर्षि सुश्रुत। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग भी जानिए कि काशी का नाता क्या है, आयुष से क्या है, दुनिया से क्या है, सनातन से क्या है, धर्म से क्या है। महर्षि सुश्रुत को वर्तमान में एलोपैथ भी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहती है। सर्जरी का प्रथम डॉक्टर और प्रथम अस्पताल, इस दुनिया में सर्जरी का पहला अस्पताल काशी में खुला था, ये आप लोग जान लीजिए। और उसके अध्येता थे महर्षि सुश्रुत। सुश्रुत की जन्मस्थली है काशी। योग, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पातंजलि। महर्षि पातंजलि की जन्मस्थली है गोंडा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोंडा। लेकिन संपूर्ण जीवन महर्षि पातंजलि का काशी में बीता। आज भी वो स्थान है जैतपुरा का नागकुआं, जहां की महर्षि पाणिनि और महर्षि पातंजलि का नाम आपको योग के लिए आता है और महर्षि पाणिनि का नाम अष्टाध्यायी। काशी में रह के महर्षि पाणिनि ने संस्कृत को शुद्ध किया। ये संस्कृत को जो दुनिया की सबसे शुद्धतम भाषा संस्कृत को माना जाता है व्याकरण के लिहाज से, और उसको शुद्ध करने का काम महर्षि पाणिनि ने किया, जिनकी कर्मस्थली है काशी। आज भी वह स्थान है। पाणिनि संस्कृत महाविद्यालय आप जानते होंगे, लेकिन महर्षि पाणिनि का संपूर्ण जीवन जैतपुरा में बीता है, नागकुआं में। इन दोनों लोगों को शेषनाग का अवतार मानते हैं, महर्षि पाणिनि और महर्षि। तो
काशी से जो नाता है वो आयुष का ये है। इन सारी विधाओं का कुछ न कुछ इन काशी नाता, से नाता। ये जो नाता है, इस नाता के लिए कोई योजना है? आप लोग भविष्य में क्या काशी कर रहे में हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में 4000 अस्पताल आयुष के हैं मेरे पास। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इंटीग्रेशन पे काम शुरू किया, चूंकि सारे विभाग अब एक मंत्रालय के मातहत हो गए। तो उत्तर प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों पर हमारे इंटीग्रेटेड 50 बेड के हॉस्पिटल खुले। उसके बाद 24 मतलब कुल और मंडल मुख्यालयों पे हम अस्पताल, हमारे 8 अस्पताल बन के तैयार हैं, जिनको बहुत जल्दी इनाग्रेट करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था, तो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष का विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन के पिछले वर्ष महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की मेल शाखा है दिल्ली में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की शाखा उत्तर प्रदेश में खुल गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ की शाखा लखनऊ में खुल गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी गाजियाबाद में, इस देश का सबसे एडवांस सेंटर गाजियाबाद में खुल गया। नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का कोई अस्पताल उत्तर प्रदेश में नहीं था। बनारस के चौबेपुर में एक बड़ा एडवांस सेंटर बन के, मुझको लगता है कि 2-3 महीने की देरी है, वो जल्दी काशी को एक बड़ा तोहफा मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने इस देश में, प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देश जानता है, जिसको आप एम्स कहते हैं। लेकिन आपके संज्ञान में दे दूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसको अय्या कहते हैं, दिल्ली के सरिता विहार में अय्या खुला है, जयपुर में है, गोवा में है। देश में अब तक 5 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बन चुके हैं। मैं आपको ये चीजें, चूंकि आपने भी नहीं देखा है उनको, ये देश के सबसे शानदार आयुर्वेद के अस्पताल है। इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री जी ने 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत को दिया है। काशी उम्मीद करता है अपने प्रधानमंत्री जी से, और उसकी प्रक्रिया एडवांस हो चुकी है। बहुत जल्दी काशी को एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान मिलने जा रहा है, तो ये काशी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी, आपने शोध की बात किया। शोध, मैंने अभी आपसे कहा कि महर्षि अगस्त को विद्युत का आविष्कारक माना जाता है, मान्यता किसी एडिसन की है। ठीक, इस देश में जितने भी हमारे ऋषि महर्षि हुए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का अगर हम मान्यता नहीं दिला पाए, ये हमारी कमियां थी। और भारत के ऋषि महर्षि संसार के हित के लिए काम करते थे। किसी जैसे महर्षि कर्ण, वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान जो है, उसके अधिष्ठाता भारत के महर्षि कर्ण को कहते हैं। महर्षि कणाद, जो एटॉमिक एनर्जी है, जिसका श्रेय दुनिया में, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैं किसी वर्तमान वैज्ञानिक को चैलेंज नहीं करता, लेकिन भारत के अतीत के ऋषि मुनियों ने उससे बड़ा काम किया है। महर्षि भास्कराचार्य का नाम बैठा सभागार में किसी से पूछूंगा कि देश में किस बात का रिश्ता महर्षि भास्कराचार्य से है, वो नहीं बता पाएगा। महर्षि भारद्वाज का क्या नाता किस विधा से है, मैं पूछूंगा सभागार से, तो नहीं बता पाएगा आपसे। लेकिन मैं जानता हूं कि इन सारे लोगों के जिम्मे दुनिया के गुरुत्वाकर्षण, आर्यभट्ट को कितने लोग जानते हैं? आर्यभट्ट के नाम से एक उपग्रह भारत ने छोड़ा तो भारत के लोगों को पता चला होगा कि ये कोई भारत के अंतरिक्ष विज्ञानी थे, यही है ना? लेकिन महर्षि थे, ऋषि थे, महर्षि थे। आर्यभट्ट का नाम वराहमिहिर, कितने लोग जानते हैं सभागार में कि वराहमिहिर का इस देश में अंतरिक्ष के लिए क्या योगदान है? यंत्र नहीं थे, बड़ी बड़ी लेबोरेटरी नहीं थी, बड़े बड़े, लेकिन तब हमारे वराहमिहिर ने इस दुनिया के सारे, भारत का 1000 साल का पत्रा है पंडित जी का, जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं कि पंडित जी के पत्रा से सब कुछ पता चल जाता है। ये पत्रा कौन बनाता है? 1000 साल की गणनाएं हैं, कब सूर्य ग्रहण होना है, कब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दुनिया के जितने भी, कब कौन धूमकेतु दुनिया के करीब से गुजरेगा, ये हमारा कोई वैज्ञानिक नहीं बताता जी। हमारा ज्योतिष का वो ज्ञानी बताता है, जिसके हाथ में 1000 साल जी। वो जो पत्रा आप जानते हैं मेरे भाई, वो पत्रा में 1000 साल की गणना होती है। किसने कराया होगा? निश्चित ही अतीत के उस वराहमिहिर ने, अतीत के उस आर्यभट्ट ने। जीरो का ज्ञान, 2 लाइन और बता दूं जी। भारत में के लोग ही भारत के अतीत को नहीं जानते, इसलिए कि अतीत को सदैव क्रश करके, दबा के, मिटा के रखा गया।
आज मैं बड़े गर्व से आपसे, कभी आप मुझको अवसर दीजिएगा तो मैं आपके अतीत के सारे ऋषि मुनियों के कार्य बताऊंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। दुनिया को जीरो का ज्ञान किसने दिया? किसने दिया? दशमलव का ज्ञान किसने दिया? दशमलव न होता तो क्या हम चंद्रमा पे पहुंच पाते? क्या जीरो न देते तो क्या ये अंक गणित, ये गणनाएं हम कर पाते? क्या पाई का मान किसने दिया इस देश को? बीज गणित किसकी देन है? मैं चूंकि मंच पे बैठा हूं, आपके कार्यक्रम में बैठा हूं, हम अपने लोगों को ऐसे नहीं कह रहे। अतीत के भारत को जानने का एक नया प्रयास इस देश में हो रहा है और हमारी युवा पीढ़ी उसकी तरफ जा रही है। आज हम वैदिक गणित की बात करने लगे हैं कि नहीं करने लगे? दुनिया का कोई भी कंप्यूटर वो गणना नहीं कर पाता जो हमारी वैदिक गणित का छोटा सा बच्चा कर पाता है। तो हम अतीत के भारत पे गर्व करते हैं और अतीत को भी याद दिलाने का काम वर्तमान अतीत को सहेज कर और नवीनता की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ, अतीत की नींव पर भविष्य के भारत का निर्माण करना इस देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है। भारत उसी तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच के लिए अपना वक्त निकालने के लिए दयाशंकर मिश्र जी। और बहुत अच्छी बातें आपने की और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आगे भी आप लोग ऐसे ही काम करते रहें कि मंच पर बैठे तो वक्त का पता ही नहीं चले, वक्त कम लगने लगे, काम इतना ज्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए।